ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार मैं देख लेता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा लास्ट क्वेश्चन कौन सा करा था हमने। एक सेकंड ना, 50, हाँ नहीं ये क्वेश्चन नहीं करा था। क्वेश्चन नंबर 53 नहीं करा था, 52 नहीं करा था। क्वेश्चन नंबर ये कर दिया था 49, 50 कर दिया था, 51 कर लिया था, हाँ 52। क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 52 से हमें स्टार्ट करना है, थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको, इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पर चल जाता हूं क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 5 मिनट लगेगा मुझे कॉन्सेप्ट बताने में, ठीक है चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में कुछ टर्म्स लिखी हुई है। देखो इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मैं जब आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा था तो ये तो मैंने अपने उस वाले सिलेबस में कंप्लीट करा हुआ है, बट अभी मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर मैं आपको करा रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बिना ये कॉन्सेप्ट पता है करवा नहीं सकता, ठीक है। आगे चालू करते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ टर्म्स लिखी हुई है, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक डेंसिटी। जब तक ये चारों कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होता है। फ्लूइड में तो लिक्विड भी होता है, फ्लूइड में गैसेस भी होता है। फ्लूइड की दुनिया भर की प्रॉपर्टीज हैं, फ्लूइड की दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है जिससे हम फ्लूइड को आइडेंटिफाई करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब या तो हम उसको पहचानेंगे या हम उसको अलग करेंगे। तो फ्लूइड की कुछ 4 प्रॉपर्टीज अब मैं आपको और बताता हूं। तो टॉपिक क्या हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और ये फ्लूइड की इन प्रॉपर्टी से ही और आपका क्वेश्चन है जो कि मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सबसे पहला हमारा है डेंसिटी, इन टर्म्स को ध्यान रखना, और मास डेंसिटी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, डेंसिटी या मास डेंसिटी। हम डेंसिटी या मास डेंसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो सिंपल फॉर्मूला है, हमें तो एक चीज अच्छी तरीके से पता है भाई, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जब हमने सबसे पहले लिखा डेंसिटी और मास डेंसिटी, तो यहां से आप देख सकते हो, यहां से डेंसिटी क्या निकल के आती है, रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। सिंपल सा फंडा है। देखो ये सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो सिंपल हम डेंसिटी और जो मास डेंसिटी हम लिखते हैं, ये क्या होता है, मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और इसकी यूनिट क्या होगी, मास क्या होता है केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हमने पढ़ी वो पढ़ी डेंसिटी और मास डेंसिटी। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है फॉर्मूला, अगर मैं आपसे बोलूं डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, हम डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रॉ से। हम डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रॉ से। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है आपकी 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर, और अगर मैं ग्राम पर सीसी में क्यूबिक सेंटीमीटर में लूं, और 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमने पहले सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ी वो हमने पढ़ी डेंसिटी या मास डेंसिटी। आपको ध्यान रखना है डेंसिटी लिखा हुआ है या मास डेंसिटी लिखा हुआ है, हम इसमें हमेशा क्या लेते हैं, मास लेते हैं, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी, ठीक है। क्योंकि 4 टाइप के जो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूजन है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरा क्या है, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। सेकंड जो मैं आपकी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होती है, जो फ्लूइड को आइडेंटिफाई करती है या डिफरेंशिएट करती है या फ्लूइड के बिहेवियर को बताती है। दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है, उसमें ये भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे स्पेसिफिक वेट के बारे में बात करूं, तो स्पेसिफिक वेट देखो सिंपल सी बात है, जहां पर हमारे मास आ रहा था वहां पर हमने मास लिया, और जहां पर हमारा वेट आ रहा है, उसको हम क्या लेंगे, दैट मींस पहली बात स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से, which is equals to weight of fluid divided by volume of fluid। और मेरे ख्याल से आपको
जब आप इतनी अच्छी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप इतनी ज्यादा सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना एटलीस्ट ये रिलेशनशिप तो पता होगा, वेट और मास में रिलेशनशिप क्या होता है, वेट और मास में रिलेशनशिप क्या होता है, सिंपल सा है, वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये तो आपने फिजिक्स की 11वीं में पढ़ा होगा, अभी का कॉन्सेप्ट भी आता तो कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूं। वेट किसकी इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको स्मॉल w लिखूं तो वेट क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आप मुझे बताओ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, देखो मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल। भाई देखो ना, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल। दैट मींस ये यहां पर आ जाएगा स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, वेट स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, रो डेंसिटी, मास डेंसिटी या डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जी। तो आपको सबसे पहले ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है, ये है W स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, ये रो जो रिप्रेजेंट कर रहा है, रो कर रहा है डेंसिटी और मास डेंसिटी, एंड व्हाट इज G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल सा कांसेप्ट है, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी फॉर, ये स्मॉल w एक्चुअली, स्मॉल w लिखो इसको, फॉर वाटर कितना होता है 9.81, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या होती है, 9 जो वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.81 इंटू 1000। ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखो, हमने ये ना, आपको डाउट आ रहा होगा सर आपने 9.81 मल्टीप्लाई क्यों करा, वो इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर जी से मल्टीप्लिकेशन है, इंटू न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान रहे, और आप न्यूमेरिकल्स में इन दोनों की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो ये आपको वाटर का डेंसिटी, देखो आपको वाटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए, और वाटर का स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, ये दोनों फॉर्मूलाज आपके आगे आने न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आएंगे, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपसे क्या बता रहा हूं, आपने हो सकता है रिवीजन ना कराओ, मैं आपको ऐसा रिवीजन करा दूंगा ना, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, अभी भी आपको कोई भी बुक खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बीटेक भी पास करा है तो आप बिना कोई हैंड बुक मत पढ़ो, कोई थ्योरी बुक मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, आपके सरकारी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करा रहा हूं, प्लस हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने से पहले उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब दो चीजें तो हमने पढ़ ली, ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, आपने एक टर्म और सुनी होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आप सुनी होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी से पहले हम लेके रखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। भैया स्पेसिफिक, ये टर्म एक्चुअली डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने, ये सारे के सारे आपके सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आएंगे, ये कुछ भी नहीं है, ये है रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। दैट मींस हमने बोला स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, 1/ρ, खत्म कहानी। 1 को डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे, 1 को डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक वेट। और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी, और मीटर क्यूब नीचे आ जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमें याद रखना व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तीन चीजें पढ़ ली हमने, डेंसिटी, दूसरा स्पेसिफिक वेट, तीसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम, और लास्ट में आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम बात करें व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी भी दो मटेरियल का कंपैरिजन होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी भी दो मटेरियल के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आप ध्यान से देखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं, क्या मैं आपको बताता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का पहला फॉर्मूला हो सकता है मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अभी स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, मान लो एक ऑयल है, तो ऑयल का जो मास है वो हमने लिख दिया। देखो दो चीजें होती है, अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में तो भाई साहब दो चीजें हैं, एक है लिक्विड और दूसरा है गैसेस।
जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, भाई अभी देखो मैंने यहाँ पर फ्लूइड लिखा हुआ है, फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। फ्लूइड में तो दोनों चीजें आती हैं, ऐसा तो नहीं फ्लूइड में एक चीज आती है, फ्लूइड में आपकी दोनों चीजें आती हैं। तो अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में देखो जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करोगे लिक्विड की, तो जो स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा, ये स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वाटर, ये स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है आपका वाटर। और जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी गैस की फाइंड करेंगे तो हमारे यहां पर जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो होता है एयर। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, वो होता है हमारा एयर। अब मान लो मैं ऑयल, किसी भी ऑयल की स्पेसिफिक, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको किसी भी ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर रहा हूं, तो यहां पर क्या मान लो मुझे किसी भी ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। अब देखो तो आप क्या करोगे, ऊपर ऑयल का मास रख दोगे और नीचे मास ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड, अब देखो ऑयल की बात करिए, ऑयल लिक्विड है, अगर हम यहां पर ऑयल की बात करते हैं, अगर हम लोग यहां पर ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल आपका क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड लिक्विड क्या लोगे, वाटर। और ये मास नहीं है। अब देखो क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, देखो क्या क्या हो सकता है, ये मास ऑफ फ्लूइड, वो तो मैंने ऊपर लिख ही दिया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड बाय वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब वाटर, मतलब स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड। और क्या हो सकता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो देखो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम लोग बात करते हैं तो सिंपल आपको ध्यान रखना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है किसी भी दो लिक्विड या गैसेस का कंपैरिजन, किसी भी दो लिक्विड या गैसेस का कंपैरिजन। हाँ, अगर यहां पर हमने लिक्विड लिया तो नीचे लेंगे पानी, और अगर हमने गैस लिया तो नीचे लेंगे एयर। अब आप सबसे पहले ये चारों के चारों पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी तक मैंने आपको डिस्कस नहीं करा। इवन ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे पहला टॉपिक, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे ना तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक में सबसे पहला टॉपिक, चाहे वो आर के बंसल हो, चाहे वो एसएम सेठ हो, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। मुझे फ्लूइड की, आपने देखा होगा कि मैंने स्टील की और स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बुक की तारीफ नहीं करता क्योंकि बुक्स अच्छी है ये, बट अगर मैं बीएमसी की बात करूं तो रंगवाला बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी किताब है। मैं आपकी सॉन्ग की बात करूं तो बेसिक में अच्छी है, खुरमी भी अच्छी है ना। और अगर मैं आपसे फ्लूइड की बात करूं तो एसएम सेठ बहुत अच्छी है, आर के बंसल बहुत अच्छी है। और सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया था, भाई सबसे पहले मैंने अपने करियर में कॉलेज में पढ़ाया था, जयपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में। और मेरा जयपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहला जो इंटरव्यू लिया था वो लिया था एसएम सेठ जी ने। मेरी लाइफ में मुझे पता नहीं था कि जो एसएम सेठ बुक आती है आपकी, एसएम सेठ नहीं, मेरा वो जयपुर के कॉलेज के वो शायद ऑनर भी है, मुझे अब तो पता नहीं, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वो, और मैं वो मुझसे फ्लूइड पूछ रहा था। सोचो एसएम सेठ बहुत बड़ी बुक है यार, है ना। बाकी लिखो आप इसको लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन पे आऊंगा तो क्वेश्चन आपको लगेगा मजाक, उसके बाद क्वेश्चन पर आऊंगा, लिखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों से खुद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ सकता है, चारों खुद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है भाई साहब, आगे चलो बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन लगेगा आपको मजाक, क्वेश्चन बिल्कुल आपको मजाक लगेगा, एक भी % क्वेश्चन आपको डिफरेंट नहीं लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। इफ 850 kg लिक्विड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, कोई लिक्विड है, अब ये क्वेश्चन लगेगा आपको बहुत ही ज्यादा मजाक, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया और डायरेक्ट बता दो तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता। इफ 850 लिक्विड, कोई लिक्विड है, हमें नहीं पता कौन सा लिक्विड है, ऑब्वियसली वाटर तो नहीं है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ये क्या दर्शाता है, ये डेंसिटी क्या दर्शाती है कि 1 क्यूबिक मीटर अगर वॉल्यूम अगर हम पानी लेंगे तो जो उसका मास होगा वो 1000 kg होगा। भाई डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, 1000, अगर हम बोले वाटर की डेंसिटी क्या 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, ये क्या दर्शाती है
कि अगर मैंने मान लो 1 क्यूबिक मीटर का कोई क्यूब बनाया, हमने क्या करा 1 2 3 ऐसा कोई क्यूब बनाया, उसमें पानी भरा, तो जो उसका मास होगा ना वो 1000 kg होगा। ये डेंसिटी दर्शाती है। अब लिक्विड है, यहां पर कोई दूसरा लिक्विड देकर रखा हुआ है, पानी होता तो 1000 लिखा होता, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर पानी का जो मास होता है वो 1000, तो दैट मींस पानी तो नहीं है, ये कोई ना कुछ अलग लिक्विड है। तो हम देख लेते हैं मास ऑफ लिक्विड क्या है। यहां पर मास ऑफ लिक्विड क्या देकर रखा हुआ है, मास ऑफ लिक्विड आपको देकर रखा हुआ है 850। मास ऑफ लिक्विड क्या देकर रखा हुआ है 850 केजी, इन केजीज देकर रखा हुआ है 850 केजी, ठीक है। इसने बोला कि इसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा वो 1 क्यूबिक मीटर है। दैट मींस अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं, इस जो भी ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है 850 केजी पर क्यूबिक मीटर। देखो ना ऐसे लिखा हुआ है ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, देन 0.85 रिप्रेजेंट। अब उसने ये पूछा है कि अगर कोई भी लिक्विड है उसका मास 850 है, डेंसिटी हमने खुद लिख ली, तो ये जो 0.85 है क्या है, ये जो 0.85 है आपका ये क्या है, ये 0.85 आपका क्या है, स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक मास है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है या स्पेसिफिक डेंसिटी है। इसने ये पूछा है आपसे क्या है, तो आप क्या करोगे, इन चारों को मैंने आपको सबके फॉर्मूले तो बता ही दिए कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक मास या मास डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है, ये चीजें तो हमने डिस्कस कर ली है, कोई बड़ी बात तो उसमें है नहीं। अब आप ध्यान से देखना, इसका सिंपल सा है कि आप क्या करोगे, आप इन चारों को निकालोगे, चारों में वैल्यू रखोगे, बट मैं इतना टाइम अपना वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये कैसे, क्योंकि यार क्वेश्चन बहुत बार हमने जब सरकारी तैयारी थी बहुत बार कर लिया। आप एक बार देखो, आपको करना क्या पड़ेगा, इन चारों के मैंने चारों के फॉर्मूले आपको लगा दिए, जो वैल्यूज है उससे देखो वैल्यू निकल रही है या नहीं निकल रही है। मैं आपको डायरेक्ट एक चीज बताता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कराना तो मुझे ये चाहिए था कि पहले ये फाइंड करता, ये फाइंड करता, ये फाइंड करता, इसका टाइम वेस्ट होगा यार, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। देखना होगा क्या, अगर मैं आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या था, पहले तो लिक्विड है, एयर तो है नहीं, तो जब हम स्टैंडर्ड वाटर अब लेंगे, अब हम जो स्टैंडर्ड लिक्विड हम जो लेंगे या स्टैंडर्ड फ्लूइड जब लेंगे वो लेंगे आपका ऑब्वियसली वाटर, क्या लेंगे ऑब्वियसली वाटर। तो अगर मैं आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करूं तो यहां पर क्या देकर रखा हुआ है, मास भी देकर रखा है, डेंसिटी भी देकर रखी है, तो हम क्या करते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 850 केजी। आप चाहो तो मास, मैंने तो आपको चारों फॉर्मूले बताए, मास है, वेट है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट है, मैंने तो आपको चारों फॉर्मूले बता के रखे हुए हैं। आप चारों में देख लो आपके पास क्या है, मैंने तो डेंसिटी से लिख लिया, मास से भी लिख सकता था, मास से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है 850 और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000, तो केजी पर क्यूबिक मीटर केजी पर क्यूबिक मीटर से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली यहां पर कट के आंसर क्या आ रहा है 0.85। तो इसमें होगा क्या मैं आपको बता रहा हूं, और इसने ये पूछा है कि 0.85 क्या रिप्रेजेंट करता है। जब मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखी तो मेरा 0.85 निकल के आ रहा है, दैट मींस इसका आंसर है सी। और आप अगर ए बी सी के फॉर्मूलेस मैंने आपको बता दिए, उसमें टाइम वेस्ट है, इतना टाइम वेस्ट मैं अपना नहीं करूंगा, इतने में तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अ लिक्विड वुड वेट द सॉलिड। आपको एक चीज बताता हूं मैं, आपने एक चीज फील करी होगी, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने अपना बीटेक एनआईटी पटना से करा, मैं जिंदगी में सबसे पहली बार घर से बाहर निकला था, मैं अपनी जिंदगी में सबसे पहले बार बाहर निकला था, दुनियादारी पता भी नहीं थी। तो जब मैं वहां पर गया, आप एनआईटीज में क्या होता है, उसमें ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं। तो क्या हुआ कि जब मैं एनआईटी पटना में एंट्री करी, मैंने जो मैं कॉन्सेप्ट आपको एनआईटी पटना से बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। जब मैं एनआईटी पटना में गया तो एक तो मुझे मिले स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया के, मुझे कोई मेघालय से था, मेरे तो बहुत ही दोस्त है, मैं आपको बताता हूं। और कुछ स्टूडेंट्स, मैं कहां से हूं, राजस्थान से, राजस्थान में कहां से हूं, कोटा राजस्थान से। तो जब मैं एनआईटी पटना में गया, जिंदगी में पहली बार हम बाहर निकले थे अपने करियर में, बच्चे थे उस टाइम, बिल्कुल बालक थे, छोटे छोटे से।
और मुझे जब पहला दिन गया, मैं अपनी काउंसलिंग एडमिशन लेने लगा, तो मुझे वहां बच्चे मिले राजस्थान के, वहां पर मुझे बच्चे मिले राजस्थान के। अब आप मुझे ये बताओ, पहले दिन मेरे कौन से दोस्त बनेंगे? पहले दिन मेरे कौन से दोस्त बनेंगे? सर ऑब्वियसली राजस्थान वाले भाई, अपने स्टेट के। और आप बिलीव नहीं करोगे, कॉलेज के आखिरी दिनों में मेरी इन सबसे तो हो गई थी दूरियां। जैसे 10 राजस्थान के फ्रेंड थे, तो बचे थे 2 आखिरी में। और मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स कहां के बने थे? बिहार के। मेरे मैक्सिमम फ्रेंड आते आते भाई पटना तो बिहार में। पहले तो जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने इंट्रोडक्शन, मैं कहां से था? राजस्थान से था। मैंने किसके साथ इंटरेक्शन करा? जो राजस्थान का स्टूडेंट। ये दोनों सेम से हो गए। और आखिरी में मेरी दोस्त किस, देखो है ना, और आखिरी में मेरी दोस्ती किससे बनी? जो बिहार में। बहुत सपोर्ट करा यार मुझे उन लोगों ने, बहुत ज्यादा। मैं पता है बिहार के लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, पता है इतने मेहनती है ना यार वो। मतलब जैसे आजकल की जनरेशन क्या है, कपड़ों पे ध्यान दे रही है, ये दे रही है ना, भाई साहब उनको कुछ मतलब नहीं है। मैंने बिहार के लोगों को, मैं मतलब सीरियसली रेस्पेक्ट ऑन किया। मैंने उनको बहुत ही मेहनत करते हुए देखा भाई, बहुत मेहनत करते हैं। हर स्टेट के बंदे करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो बिहार के लोगों में मैंने जुनून देखा है ना भाई साहब, हम तो क्या था, बीटेक कर ली, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे। भाई साहब वो 10-10 साल निकाल देते कि नहीं कमाएंगे पैसा, बट आईएएस बन के निकल जाते हैं। अगर मैंने बिहार से सीखा, क्या मैंने बिहार से सीखा सबसे अच्छा बताऊं मैं आपको? यार वो लोग इतने मेहनती है ना जिसकी हद नहीं है। हम लोग क्या, हमने भी क्या करा, मैंने अपना बीटेक करा, मेरा कंपनीज में हुआ, मैंने कंपनी ज्वाइन ना करके जयपुर के कॉलेजेस में पढ़ाया, मस्ती करी बहुत ज्यादा। और हमारे, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे कॉलेज के कितने ही IES AIR 1 वाले हैं। NIT पटना के इतने बंदे IES AIR 1 है, वो मेहनती है यार, तो उनसे मेहनत सीखी है मैंने। और मैं क्या था, मैं तो भाई घूमने फिरने वाला बंदा, जैकेट्स पहनेंगे, घूमेंगे बाइक पे, FZ पे घूमेंगे, वो बंदे पढ़ते रहते थे अपना। और मेरे नोन के जितने भी बंदे सारे ऐसे हैं। तो अगर बिहार से कोई है ना, तो मेहनत कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद भाई साहब दुनियादारी खत्म, ओनली मेहनत, ये जरूर सीखना, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ। तो जब मैं NIT पटना में गया, मैं राजस्थान से था, मैंने राजस्थान वाले बंदों से सबसे पहले बात की, भाई तू राजस्थान में कहां से है? और मान लो ये बिहार का, हम B रिप्रेजेंट करते थे, तो मेरी शुरुआत में बिहार वालों से बात नहीं हुई, ठीक है, मैं नहीं करा बात। मैंने कहा यार अपने राजस्थान के बंदे मिल गए, NIT पटना तो ऑल ओवर इंडिया के बंदे थे। ये कॉन्सेप्ट की कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। होता क्या है, सेम बंदे आपस में जल्दी कांटेक्ट कर लेते हैं, ध्यान से देखना। अब यही कहानी है इस क्वेश्चन की और इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस की, देखना ध्यान से। एक होता है एडेजन, एक होता है कोहेजन। शुरुआत मेरी दोस्ती किन स्टेट वाले बच्चों से हुई थी? राजस्थान वालों से। राजस्थान, जब मेरा पहला दिन था तो मेरी दोस्ती किससे हुई? मेरे राजस्थान से, और वो भी राजस्थान से। तो हमारा कोई मतलब एक हमारा था, एक हमारे पास मोड था बात करने का। और बाद में मेरी दोस्ती किससे हुई? बिहार और राजस्थान से। मैं राजस्थान का, और मैंने मैक्सिमम 90% फ्रेंड्स बिहार के थे। बहुत मस्ती करी वहां पर। लफंडर में पैदा, मतलब क्या बोलूं, पैदाइश लफंडर हूं मैं। लफंडर वाली तो मैं बहुत करता हूं भाई, अब हूं तो हूं, क्या कर सकता हूं, चेंज भी नहीं कर सकता मैं अपने आप को, ठीक है। अब यही कहानी सारे क्वेश्चंस की है। किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो, जैसे हम देखें कोई भी 2 चीजें, एक मैं ले लेता हूं वाटर और एक मैं लेता हूं कोई भी ग्लास। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से चिपकते हैं, मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अगर 2 सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के अंदर, देखो मेरे दोस्त को माने थे राजस्थान, हम दोनों सेम मॉलिक्यूल है। अगर सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपक रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोहेजन। पानी जो ग्लास में चिपकता है, पानी अलग मटेरियल है, ग्लास अलग मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल। अब ये जो एक दूसरे से चिपकते हैं, या जो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, या इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दैट मींस जब सेम लिक्विड के 2 मॉलिक्यूल्स चिपकते हैं तो उनको बोला जाता है कोहेजन या कोहेसिव फोर्स, जो इनके बीच में लगता है।
और जब दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल एक दूसरे से चिपकते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? एडेजन। पहले हम रास्ता वाले बंदे एक दूसरे से दोस्ती करी, फिर हमने प्यार वाले दोस्ती करी और उन्होंने हमसे दोस्ती करी। तो ये है कोहेजन, जब सेम सेम चिपकते हैं, और जब दो अलग अलग मटेरियल चिपकते हैं उसको हम बोलते हैं एडेजन। अब आप ध्यान से देखिए, तो कोहेजन का मतलब और एडेजन का मतलब समझ में आ गया? हाँ, जब सेम लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे एक दूसरे से तो होता है कोहेजन, और जब सेम मतलब दो जब सेम चिपके तो कोहेजन, और जब दो डिफरेंट डिफरेंट चिपकते हैं तो एडेजन। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को पढ़ लो आप ध्यान से। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। A liquid would wet the solid। कोई भी लिक्विड किसी भी सॉलिड को अगर गीला कर रहा है, मान लो ये लकड़ी का ये वुडन बॉक्स है, इस पर मैंने पानी डाला और ये पानी अब इस पर चिपक गया, तो पानी एक अलग मटेरियल है, पानी एक अलग मटेरियल है, ये सॉलिड एक अलग मटेरियल है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई साहब चिपक रहा है, चिपक रहा है। तो दैट मींस अगर ये इसके पास चिपक रहा है तो ऑब्वियसली पहली बात तो इनके बीच में एडेजन हो रहा है। ये पहली बात तो बताओ, दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में टाइम इसलिए दिया है क्योंकि इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, ध्यान रखना। दो अलग अलग मटेरियल चिपक रहे हैं, और जब दो अलग अलग मटेरियल चिपक रहे हैं वो क्या होता है? एडेजन। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे भाई, वाटर में भी तो अपने दो मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ, वाटर के अंदर भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स आपके एक दूसरे से चिपके हुए हैं, वो किसकी वजह से? कोहेजन की वजह से, कोहेजन की वजह से। बट फिर भी पानी इस लकड़ी के चिपक गया। क्यों चिपका? क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों के बीच में जो एडेजन फोर्स, जो एडेसिव फोर्स इन दोनों के बीच में, ये पानी क्यों चिपका? इसलिए चिपका क्योंकि वाटर के अंदर जो कोहेसिव फोर्स था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और वुड, वाटर और इस सॉलिड के बीच में जो एडेसिव फोर्स आया वो इतना ज्यादा आया, एडेसिव फोर्स इतना ज्यादा आया, एडेसिव फोर्स इतना ज्यादा आया कि पानी सॉलिड में चिपक गया। और वहीं पर अगर कोहेसिव फोर्स इसमें ज्यादा होता, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता तो ये पानी से चिपकता ही नहीं। बट कोहेसिव फोर्स, दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स चिपक गए एक दूसरे से, और जब दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स एक दूसरे से चिपकते हैं तो ऑब्वियसली जब दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल चिपकते हैं तो एडेसिव फोर्स होता है। अब देखो क्वेश्चन, अ लिक्विड वुड वेट द सॉलिड। इसने पानी ने इसको गीला तभी करा है जब इसमें ऑब्वियसली सॉलिड से पानी चिपक गया, और अगर चिपका है तो एडेसिव फोर्स आता है। तो इसलिए लिखा है अ लिक्विड वुड वेट द सॉलिड इफ द एडेसिव फोर्सेस एज कंपेयर्ड टू कोहेजन फोर्सेस आर। पानी तभी चिपकेगा जब एडेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, और अगर कोहेसिव फोर्सेस लिक्विड में ज्यादा होते हैं तो वो चिपकेगा ही नहीं। और यही कॉन्सेप्ट है मर्क्यूरी का। जब हमने कैपिलरी राइज देखा था, हमने दो चीज, चलो वो आगे वाला क्वेश्चन है, कैपिलरी मर्क्यूरी का क्वेश्चन भी आगे है, मैंने डाला है इसमें, बाद में देखेंगे। तो समझ में आ गया ये चिपका इसलिए क्योंकि एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा था, और यहां पर लिखा हुआ है इफ द एडेसिव फोर्सेस एज कंपेयर्ड टू द कोहेसिव फोर्सेस आर मोर, तभी चिपकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। इजी सा क्वेश्चन है यार, देखो एमएलटी को आप जानते ही होंगे यार, एमएलटी क्या होता है, तो बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, आप बोलोगे सर किलोग्राम सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इजी सा है भाई। हमारी अगर हमने डायनामिक विस्कोसिटी भी पढ़ा हुआ है, हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी पढ़ा हुआ है, तो अगर मैं आपसे डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट पूछूं तो क्या होती है? किलोग्राम। अभी एम क्या करता है? एमएलटी का रिप्रेजेंट करता है मास, एल लेंथ एंड टी टाइम। What does MLT represent? M represent mass, L represent length, T represent time. अब ये kg का रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो kg का रिप्रेजेंट कर रहा है मास, kg की पावर कितनी है? 1, तो मास को हमने लिख दिया 1। ये सेकंड है, ये सेकंड है ना, सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम, तो हमने लिख दिया T1 1, क्योंकि सेकंड को। अब नीचे देखो मीटर स्क्वायर, यहां पर लेंथ है, और फिर ये मीटर स्क्वायर का रिप्रेजेंट कर रहा होगा लेंथ, और यहां पर क्या है? m स्क्वायर, तो याद आएगा L स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो बनता है ये, अब L को ऊपर लेके चल जाओ, m1, मैंने कुछ नहीं करा, kg को m रखा, टाइम को सेकंड, टाइम को t रखा, और लेंथ को m रखा, और वही मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया MLT। m रिप्रेजेंट मास, t रिप्रेजेंट टाइम, and L स्क्वायर रिप्रेजेंट लेंथ। तो m1
T1 ये ऊपर आ जाएगा, बन जाएगा L की पावर -2, इजी सा है, M1 L1 ये रहा, T की पावर -2। इजी सा क्वेश्चन, आप चाहे तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे, आप लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, मजा तो आ रहा होगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब देखो आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, देखिए ध्यान से देखना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा था कैपिलरी का। कैपिलरी क्या कॉन्सेप्ट था? ये दो हमने बीकर्स बनाए थे, इस तरीके से बनाते हैं। ये है वाटर, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। और ये है आपका मर्क्यूरी। होता क्या है, जब हम पानी के अंदर कोई ट्यूब डालते हैं तो पानी इसके अंदर राइज हो जाता है, पानी इसके अंदर राइज हो जाता है। बट जब हम मर्क्यूरी डालेंगे, मर्क्यूरी में कोई ग्लास ट्यूब डालते हैं तो इसका लेवल और डाउन हो जाता है। इस तरीके से ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी घुसती ही नहीं है, ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी आपकी घुसती ही नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ रही होगी चीजें मेरे ख्याल से, आ रही है सर, आ रही है। अब इस भाई साहब ने यही पूछा है कैपिलरी। अब देखो जब पानी चढ़ता है ट्यूब के ऊपर या ट्यूब के अंदर, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज, कैपिलरी क्या बोलेंगे, राइज। और जब पानी नीचे चल जाता है इसको बोलते हैं कैपिलरी डिप्रेशन, कैपिलरी डिप्रेशन। अब इसने पूछा ये है द कैपिलरी डिप्रेशन इन मर्क्यूरी इज अकाउंट ऑफ, कि मर्क्यूरी में क्यों कैपिलरी डिप्रेशन हुआ। अब मैंने आपको वो एनआईटी पटना वाली कोहेजन और एडेजन की कहानी इसलिए ही समझाई थी, वो मैंने आपको कहानी इसलिए ही समझाई थी ताकि आपकी चीजें ध्यान रहे। देखो होगा क्या, पानी के अंदर भी पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था। और मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स, मतलब जब दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसका बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अब हुआ क्या, पानी के अंदर जो कोहेसिव फोर्स था वो इतना ज्यादा नहीं था जितना कि ग्लास और पानी के बीच में एडहेसिव है। यहां पर सॉरी, हाँ यहां पर देखो ना, पानी ग्लास से चिपक गया। तो कहने का मतलब है कैपिलरी राइज क्यों होता है, क्योंकि ग्लास और पानी के केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स कम होता है। क्योंकि अगर एडहेसिव फोर्स होता पानी में ज्यादा इन कंपैरिजन टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन द ग्लास ट्यूब एंड वाटर, इस केस में कैपिलरी राइज क्यों। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने में मजा आता है, कॉन्सेप्ट है। और मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान होने चाहिए। तो इस केस में कोहेसिव फोर्स कम था और एडहेसिव फोर्स ज्यादा था, इसलिए पानी इसमें चिपक गया। बट इस केस में क्या हो रहा है, मर्क्यूरी तो ऊपर चढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं चढ़ा, क्योंकि मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। देखो यहां पर पहले नीचे क्या है, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के बीच दो मॉलिक्यूल्स हैं, मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कोहेसिव फोर्स इतना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एडहेसिव फोर्स कि मर्क्यूरी इसके ऊपर चढ़ा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ नहीं पाए, यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ नहीं पाए, बट यहां पर मर्क्यूरी ने पकड़ा हुआ है, बोला मैं तो ऊपर जाने नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, कैपिलरी राइज किसके वजह से होता है, जब कोहेसिव फोर्स कम होता है और एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। कोहेसिव फोर्स मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, और एडहेसिव फोर्स दो अलग-अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। और यहां पर क्या है, कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एडहेसिव फोर्स, इसलिए पानी इसके अंदर चढ़ा ही नहीं, इसलिए पानी इसके अंदर राजा चढ़ा ही नहीं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, आप चाहो तो इसको लिख लो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लिख लो इसको, बहुत ही अच्छा है। तो पानी में पी लेता हूँ, 2 मिनट हो गए ना, एक सेकंड में आ रहा हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, अब आगे इसको देखते हैं क्वेश्चन। द कैपिलरी डिप्रेशन इज मर्क्यूरी। भाई मर्क्यूरी में कैपिलरी डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि मर्क्यूरी के अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, कोहेजन बीइंग ग्रेटर देन द एडेशन। सिंपल सा आंसर।
मर्क्यूरी इसलिए ग्लास पे चिपकती नहीं है क्योंकि मर्क्यूरी के कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एडहेसिव फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट्स। आपने कभी मर्क्यूरी देखा है? मैंने अपनी लाइफ में एक बार थर्मोमीटर फोड़ा है। मैंने एक बार अपनी लाइफ में थर्मोमीटर फोड़ा है। तो जैसे ही मैंने मर्क्यूरी फोड़ा, थर्मोमीटर होता है वो तोड़ दिया था मैं। थर्मोमीटर में तो मर्क्यूरी होती है जो बचपन में यूज करते हैं, तो मैंने उसको तोड़ दिया था। तो फिर मैंने देखा कि मर्क्यूरी है ना बिल्कुल छोटे छोटे स्फेरिकल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई, मतलब बॉल्स में कन्वर्ट हो गई। स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्क्यूरी इज ड्यू टू, मैंने क्या करा, मैंने आपसे बताया सही, मैं तो लफंडर था बचपन में, बहुत सारे कांड करे हमने, अभी भी करते रहते हैं, अभी भी सुधरे नहीं है। तो मर्क्यूरी तोड़ने के बाद क्या होता है, सर्कुलर शेप ले लेता है। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर में क्या होगा, मान लो मैं मर्क्यूरी को तोड़कर इसके ऊपर रख दूंगा तो भी मर्क्यूरी इससे चिपकेगी नहीं, और छोटी छोटी स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके ऊपर मर्क्यूरी फिसलने लग जाएगी, स्लाइड होने लग जाएगी। तो इस क्वेश्चन में से ये पूछा है, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्क्यूरी इज ड्यू टू, मर्क्यूरी हमेशा स्फेरिकल शेप में आती है, क्यों? क्योंकि भाई साहब उसके अंदर कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है। इस कारण अगर मान लो मर्क्यूरी को अगर मैं इस कैलकुलेटर के ऊपर रखूंगा तो मर्क्यूरी इससे चिपकेगी नहीं, क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी और कैलकुलेटर के बीच में एडहेसिव फोर्स बहुत कम है। अगर हम बात करें मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी के खुद के अंदर के जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। मर्क्यूरी के खुद के अंदर के जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन कैलकुलेटर एंड मर्क्यूरी। इस कारण क्या करती है, मर्क्यूरी एकदम से अपने आप को खींच लेती है, अपने आप को स्फेरिकल शेप में कर लेती है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई। अब देखो, ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज सरफेस टेंशन, क्योंकि इन्होंने इस ऑप्शन में ए बी सी डी ऑप्शन में हमने तो देखा कि मर्क्यूरी की स्फेरिकल शेप इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी कोहेसिव फोर्स उसमें ज्यादा है। बट अगर मैंने ऑप्शन में देखा तो कहीं पर भी कोहेसिव फोर्स आपको देकर नहीं रखा हुआ है। क्यों नहीं देखा हुआ है? सिंपल सा फंडा है, वो इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि जैसे ही भाई सरफेस टेंशन क्या होता है कि कोई भी लिक्विड अपने आप को मिनिमाइज करता है, कोई भी लिक्विड अपने एरिया को कम कर लेता है। कोई भी लिक्विड अपने आप को कम कब करेगा, अपनी शेप को कैसे कम करेगा? जब उसके बीच में कोहेसिव फोर्सेस हो। तो जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होता है तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होता है। सरफेस टेंशन क्या क्राइटेरिया है कि कोई भी लिक्विड अपने वॉल्यूम को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, मिनिमम करने की कोशिश करता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये एक रेक्टेंगल है और ये एक सर्कुलर स्फेरिकल शेप है, तो ऑब्वियसली इसी कंपैरिजन में, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसी कंपैरिजन में इसका एरिया कम होगा। तो लिक्विड जब अपने आप को अपना एरिया या वॉल्यूम मिनिमाइज करने की कोशिश करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है? कोहेसिव फोर्सेस। ये कोहेसिव एडहेसिव का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो स्फेरिकल शेप क्यों होती है? क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है? जब कोई लिक्विड अपने आप को अपना वॉल्यूम मिनिमाइज, अपना मास या वॉल्यूम मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। मास तो नहीं होगा, वॉल्यूम मिनिमाइज होता है। ठीक है, मास तो सेम ही है। ठीक है, अब ये वही देखो, कल मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए थे सारे के सारे डायल एंड ड्रिल, है ना? ये एग्जांपल्स वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये मैंने आपको एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन कल करवा दिए थे। आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका हूं, है ना? सेम वही न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, थिक्सोट्रॉपिक, रियोपैक्टिक, कौन से होते हैं, इन सब के ये चारों भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। न्यूटोनियन क्या है, आइडियल क्या है, थिक्सोट्रॉपिक क्या है, रियोपैक्टिक या रियोलॉजिकल क्या है ना? ये चारों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए थे, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूं, आप लोग खुद प्रैक्टिस करना पीडीएफ से। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, रियोलॉजिकल क्या होता है, थिक्सोट्रॉपिक, ये कल डिस्कस कर लिया, बार-बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। हाँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिक्सिंग ऑफ मिल्क विद वाटर इज ड्यू टू, आपने देखा होगा दूध के अंदर पानी मिल जाता है, दूध के अंदर पानी मिल जाता है या मिक्स हो जाता है, क्यों होता है? देखो, सारी कहानी कोहेजन एडिशन की है। मिल्क एक अलग मॉलिक्यूल है, वाटर एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के अंदर मिक्स, पता है क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा, देखो ध्यान से देखना, मिल्क एंड वाटर, ऑयल
एंड वाटर। आप इसे डिफरेंशिएट करो, आपको पता लग जाएगा। आप इसे डिफरेंशिएट करो, आपसे डिफरेंस पता लग जाएगा। अगर हम बात करते हैं मिल्क की, अगर हम बात करते हैं मिल्क की, तो वो वाटर से इसलिए चिपक जाता है या इसलिए मिक्स हो जाता है क्योंकि इनके बीच में एडहेसिव फोर्स होता है, एडहेसिव फोर्स। और ऑयल को जब हम वाटर के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो ऑयल वाटर के साथ मिक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑयल के अंदर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, ऑयल के अंदर कोहेसिव फोर्सेस आपके ज्यादा हैं, इस कारण वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाता। और मिल्क क्योंकि इन दोनों के इक्वल जो मॉलिक्यूल्स है, एक ये मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अगर हम मिल्क और वाटर की बात करें तो मिल्क और वाटर क्या करते हैं? एक दूसरे से चिपक जाते हैं, कोहेसिव फोर्स। सारी कहानी क्या है? कोहेसिव फोर्स की। बट अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल में क्या होता है भाई साहब, आपका ऑयल के अंदर कोहेसिव फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो वाटर के साथ चिपक नहीं पाता है। तो अगर आपको पूछे मिक्सिंग ऑफ मिल्क विद वाटर इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ वेरी गुड एडेजन। तो अलग अलग मॉलिक्यूल है, जब दो अलग अलग होंगे तो एडेजन, और जब दो सेम मॉलिक्यूल चिपकेंगे तो कोहेजन। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल फ्लूइड इज, कौन सा था आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड तो कुछ है ही नहीं, है ना, व्हिच इज ये ना नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जिसकी ना तो कोई विस्कोसिटी होती है और ना वो इनकंप्रेसिबल होता है। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया भाई। काइनेटिक सॉरी आइडियल फ्लूइड क्या है आपका? अगर हम पूछा जाए व्हाट इज आइडियल फ्लूइड, आप बोल दोगे सर आइडियल फ्लूइड तो वही जिसकी विस्कोसिटी नहीं। बात करा है क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। भाई देखो फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं तो फ्लूइड में एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है आपका गैसेस। ध्यान से देखो, दोनों में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिक्विड जो होता है, आपने देखा होगा कि लिक्विड हमेशा एक दूसरे से चिपका रहता है। जैसे मान लो अभी मैं नारियल का तेल लगाता हूं, तो नारियल का तेल जब मैं निकालता हूं तो सारे नारियल का तेल एक साथ ही तो निकलता है भाई। नारियल का जो तेल है, जो कोकोनट ऑयल है, वो क्या है या कुछ भी हो, लिक्विड क्या है? जैसे हम पानी करते हैं पोर, तो पूरा पानी एक साथ ही तो जाता है। होता क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर। एक तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास, एक तो लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पास पास होते हैं, और दूसरा इनके बीच में होता है कोहेसिव फोर्स। वहीं पर मॉलिक्यूल्स की अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो इसमें इतना ज्यादा कोहेसिव फोर्स नहीं होता, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं दूर दूर। इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर दूर। हम अगर पानी के या लिक्विड के बारे में बात करें, पानी क्यों बोले, हम तो लिक्विड बोलेंगे ना। अगर हम अपने लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास और कोहेसिव फोर्स होता है ज्यादा। वहीं पर अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर। अब क्या करें, क्वेश्चन पढ़ो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, विस्कोसिटी की बात कर रहा है, काइनेमेटिक और डायनामिक को विस्कोसिटी। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस ऑन इंक्रीजेस। बोला कि जब आप टेंपरेचर इंक्रीज कर दोगे तो गैसेस की विस्कोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, आप ध्यान से देखना। अब मैंने क्या करा, दोनों का टेंपरेचर इंक्रीज कर दिया। मैंने क्या करा, दोनों का टेंपरेचर आपका इंक्रीज कर दिया। मैंने दोनों का टेंपरेचर इंक्रीज कर दिया, तो अब होगा क्या, किसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी और किसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखना। इसके मॉलिक्यूल होते हैं पास पास। जैसे आप टेंपरेचर इंक्रीज करते हो, मॉलिक्यूल के अंदर की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। टेंपरेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इस कारण एनर्जी जब ज्यादा होगी तो ये टकरा टकरा कर दूर चल जाते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो क्वेश्चन मुझे एक्चुअली क्वेश्चन मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा कि क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बट कोई बात नहीं। मॉलिक्यूल्स के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास होते हैं, पर जैसे आप टेंपरेचर बढ़ाओगे इनके बीच की एनर्जी बढ़ जाएगी और ये एक दूसरे से टकराकर दूर चल जाएंगे। जैसे ही टकराकर दूर चल जाएंगे, इनके बीच का कोहेसिव फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही कोहेसिव फोर्स रिड्यूस हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। भाई विस्कोसिटी ज्यादा कब होगी? जब मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, जब वो एक दूसरे को बचा कर रखेंगे। विस्कोसिटी ज्यादा कब होगी? मैं आप समझ रहे मेरी बात?
विस्कोसिटी ज्यादा कब होगी? जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, तभी तो वो एक दूसरे को मूव नहीं करने देंगे। ठीक है, अब गैसेस की कहानी देखना। इसके मॉलिक्यूल्स तो ऑलरेडी दूर थे। मान लो ये तो टकरा टकरा कर क्या हुआ, ये टकरा कर इसके मॉलिक्यूल्स टेंपरेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ी और पहले तो ये तो पास में होते थे, ये पास में होते हैं, ये टकरा कर दूर चल गए। बट गैसेस के क्या होते हैं? दूर होते हैं। अब जैसे ही आप टेंपरेचर इंक्रीज करोगे, मान लो ये दूर है, ये गैसेस के दो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के तो ऐसे थे, एनर्जी आएगी तो धड़ धड़ के दूर हो जाते हैं। गैसेस में क्या होता है? ये ऑलरेडी दूर है। जब आप इसमें एनर्जी देते हो, जब आप टेंपरेचर बढ़ाते हो, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, ये हिलने लग जाते हैं, और ये जैसे हिलने लग जाते हैं ये दोनों पास में आ जाते हैं। कहानी क्या है? इसके मॉलिक्यूल्स पहले पास में होते हैं, टेंपरेचर इंक्रीज करने से एनर्जी बढ़ाती है, दूर हो जाते हैं, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं और एनर्जी आएगी और टकरा कर पास में जाते हैं। तो दैट मींस अगर गैसेस का टेंपरेचर बढ़ाओगे तो इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये पास में आ जाते हैं। और जैसे दो मॉलिक्यूल पास में आएंगे, उनके बीच में पॉजिटिव फोर्स होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मजा आएगा आपको करके। ठीक है, तो आप अब देखो क्वेश्चन क्या था? काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस ऑन इंक्रीजेस ऑफ टेंपरेचर। जैसे ही आप गैसेस का टेंपरेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल्स के बीच की एनर्जी बढ़ेगी, जो दूर मॉलिक्यूल्स थे वो पास आएंगे, कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी। दैट मींस गैसेस के केस में टेंपरेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ती है। गैसेस के केस में जब आप टेंपरेचर बढ़ा दोगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, और लिक्विड के केस में जब आप टेंपरेचर बढ़ा दोगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। मैं पानी पी लेता हूं यार, प्यास लगने लग गई मुझको। ठीक है, चालू करते हैं। तो ये तो हमने कर लिया था ना। हाँ, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस और इंक्रीज विस्कोसिटी क्या होगी? गैसेस के केस में टेंपरेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ गैसेस, और लिक्विड के केस में डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड है। अब देखो ये पता है, ये गड़बड़, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ये क्वेश्चन पता है गड़बड़ है। जो लिक्विड होता है मैनोमीटर्स में, अगर मुझे लो प्रेशर मेजर करना है, ये मैंने आपको कहानी पहले भी बताई थी, इसका आंसर बताऊंगा नहीं। जब मुझे लो प्रेशर मेजर करना है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, जब मुझे हाई प्रेशर मेजर करना है तो डेंसिटी ज्यादा चाहिए, और दोनों देख रखे हैं, तो ये बड़ा गंदा क्वेश्चन है। दोनों ही होती है, हाई डेंसिटी भी होती है, लो डेंसिटी भी होती है। तो डिपेंड होता है कि कौन सा प्रेशर आप मेजर करोगे। या तो आप नाम लिख दो मैनोमीटर का, मैनोमीटर का नाम क्या है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। इफ वो इसलिए करेंगे ना क्योंकि इसके बाद वापस से नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आपके। इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.5 पॉइंट्स। हमने दो टाइप की विस्कोसिटी पढ़ी है, कौन कौन सी? एक हमने पढ़ी डायनामिक और एक हमने पढ़ी काइनेमेटिक। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या देकर रखा हुआ है? यहां पर आपको इन्होंने देकर रखा हुआ है आपको डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू देकर रखा हुआ है आपके पास 0.5 पॉइंट्स। यार कॉल आ रहा है मेरा, एक सेकंड रुको, मैं काट दूं क्योंकि सीनियर का कॉल, या तो बात कर लूं, एक सेकंड दो यार, सीनियर कॉल आ रहा है। ठीक है, तो हमें डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है 0.5 पॉइंट्स, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो देकर रखी हुई है 0.5, और इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले पढ़ाया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यार सिंपल सा फंडा है, स्टॉक से पूछिए, मैंने आपको यूनिट बता के रखी है। देखो इन्होंने आपसे पूछा काइनेमेटिक और डायनामिक का रिलेशनशिप क्या है? म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये रिलेशनशिप है। ये म्यू क्या है? ये है आपका काइनेमेटिक, ये है डायनामिक, जो कि देकर रखी है 0.5। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए डेंसिटी, और डेंसिटी यहां पर देकर रखी हुई नहीं है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑब्वियसली ये फ्लूइड देकर रखा हुआ है, ठीक है, लिक्विड है ये, ठीक है। तो अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। लिक्विड ले लो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि लिक्विड है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर आप देखोगे जी कितना देकर रखा है? 0.5। जी कितना देगा? 0.5। ये आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो यहां से डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या निकल के आ रही है? यहां से हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकल के आ रही है 500 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है भाई, समझ रहे हो? हमने क्या करा? हमने विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से क्या करा? हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से हमने डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड कर ली। अब आप रख दो 0.5 डिवाइडेड बाय 500,
और ये आप यूनिट में आपको सबका रिलेशनशिप बताया, इन्होंने आपसे स्टॉक्स में पूछी है, किसने पूछी है आपके स्टॉक्स में, और आपको ध्यान होना चाहिए कि वन स्टॉक किसके इक्वल होता है, वन स्टॉक इक्वल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, वन स्टॉक्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मेरे को कुछ भी नहीं करना, अब यूनिट यूनिट कन्वर्जन में तो आंसर बता दूंगा क्योंकि चारों आंसर अलग अलग है, और आप उसके यूनिट कन्वर्जन आप एक बार कर लेना, ठीक। मैंने यूनिट का कुछ, मैंने यहाँ पर क्या करा, डेंसिटी को केजी पर क्यूबिक मीटर में रख दिया, आपको आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में चाहिए, आपको आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में चाहिए। पॉइंट्स भी मैंने आपको पता रखा है, कितना हो गया आपका 0.5 डिवाइडेड बाय 501, मेरा आंसर आ रहा है 1, मेरा यहाँ पर आ रहा है 1 × 10⁻³ अब आप जब इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में, आपके सामने ये सी आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के कॉन्सेप्ट्स खत्म होने वाले हैं, मतलब बहुत नया, अब देखो अभी तक तो आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, अब जल्दी आपके पास नए नए कॉन्सेप्ट आने वाला है। टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, मुझे मिठाई का डब्बा खिला के जरूर जाना जब सरकारी में सिलेक्शन हो जाए। टेक केयर, बाय बाय।